सो एपिसोड की स्टार्टिंग हम लोग देखते हैं ली को, जो कि आराम कर रहा होता है। तभी उसके पास पार्क आ जाता है, जो कि ली से कहता है, कॉर्पोरल ली, हम लोगों को तो ट्रेनिंग करना चाहिए, है ना। हम लोग देखते हैं पार्क अकेले वहाँ पर नहीं आया होता, उसके साथ में और भी लोग होते हैं। ली उनसे कहता है, क्या तुम लोगों को देख नहीं रहा, मैं बीमार हूँ। उनमें से एक बंदा कहता है, आपको खुद मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग हम लोगों को कोच करिए, आप जैसा जैसा कहेंगे हम लोग बिल्कुल वैसा वैसा ही करते जाएंगे। तभी ली देखते ही देखते अपने एक ख्वाबों में खो जाता है। वो सोच रहा होता है नियर फ्यूचर में कुछ एक ऐसा इवेंट होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस टाइम पूरे सील सिटी के ऊपर काफी सारे मॉन्स्टर्स के गेट खुलेंगे और एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर की आर्मी इंसानियत के ऊपर हमला कर देगी। और ऊपर से वो कोई आम मॉन्स्टर नहीं होंगे, वो होंगे ड्रैगन्स। और वो लोग आने के साथ ही इस पूरी दुनिया को एक जीता जाता नरक बना देंगे। और पूरी दुनिया में मैं सिर्फ एक ऐसा हूँ जिसको कि ये फ्यूचर के इवेंट के बारे में पता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या मैं ये सब कुछ जानने के बाद अकेले उन सबको अपने दम पे हरा सकता हूँ। तभी ली के रूम में एक और आदमी आता है, जो कि होता है एक ई रैंकर मिनाटे, जो कि कुछ समय पहले बहुत ज्यादा घायल हो गया था। और वहीं दूसरी तरफ ली अपना मन बना चुका होता है कि वो सभी के सभी लोगों को बहुत अच्छे से ट्रेन करेगा, क्योंकि उसे भी पता है कि वो हजारों ड्रैगन्स को अपने ही दम पे नहीं हरा सकता। वो जैसे ही मिनाटे को देखता है, उसके पास जाके उसको गले लगा देता है एंड वो उससे कहता है थैंक यू। मिनाटे उससे पूछता है आखिर किस चीज के लिए। ली कहता है ट्रेनिंग में आने के लिए। मिनाटे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वो कहता है क्या मैंने कुछ गलत सुना, क्योंकि मैं अभी अभी तो रिकवर होकर यहाँ पर ड्यूटी ज्वाइन करने आया हूँ। ली कहता है नहीं, मैं अभी के अभी तुम सभी के सभी लोगों को ट्रेन करूंगा। हम लोग देखते हैं ली सभी के सभी लोगों को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी थोड़ा टाइम स्किप होता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं पार्क को। पार्क काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहता है कॉर्पोरल ली, इस ट्रेनिंग सेंटर में तो लो रैंक के लोग नहीं जा सकते, यहाँ तक कि सी रैंकर्स को भी इसके अंदर जाने की परमिशन नहीं है। तभी ली गुस्से में आकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है तुम ही थे जिसको असली ट्रेनिंग का स्वाद चखना था। वो देखते ही देखते उसको नीचे ढकेल देता है और सब लोगों से कहता है तुम सभी लोगों ने अनलकी इवेंट को क्लियर किया है, तो तुम लोग यहाँ पर इतना ज्यादा आनाकानी क्यों कर रहे हो। पार्क कहता है पिछली बार हम लोग सिर्फ और सिर्फ बैकअप्स थे, लेकिन इस बार हम लोगों को ये पूरी पूरी जगह अपने मन से क्लियर करना पड़ेगा। ली कहता है अगर ऐसी बात है तो इस बार तुम्हारा बैकअप मैं बनूंगा। जिसको सुनते ही पार्क बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो लोग डरते हुए ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जाने लगते हैं। उनके ही पीछे ली भी खड़ा होता है, बट हम लोग देखते हैं ली के दिमाग में कुछ खुराफाती आइडिया चल रहा होता है, क्योंकि वो एक क्रीपी से स्माइल करता है। हम लोग देखते हैं वो ट्रेनिंग सेंटर के अंदर नहीं आता और वहाँ का गेट बंद कर देता है, जिस चीज को रियलाइज करते ही अंदर के सारे लोग डरने लगते हैं। और वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ली को, जो कि बहुत ही स्माइल कर रहा होता है। वो कहता है तो अब होगी असली ट्रेनिंग की शुरुआत। देन तभी सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं ली किसी शॉप में आया होता है। वहाँ पर दो लड़कियां भी बैठी होती हैं, जो कि ली को पहचान जाती हैं और वो आपस में उसकी ही बातें करने लगती हैं। हम लोग देखते हैं उस शॉप में सीओ भी आ चुकी होती है एंड वो कुछ लोगों से कहती है यहाँ से तुम्हें उतना सामान ले जाना है जितने सोल्जर्स हमारे उस जगह पर डिप्लॉयड हैं। तभी वो ली को नोटिस करती है। वो उससे कहती है ये टाइम तो तुम्हारी पर्सनल ट्रेनिंग का है ना, तो आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो उसको सैल्यूट करते हुए कहता है मेरे सबऑर्डिनेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसीलिए मैं उनके लिए कुछ एनर्जी सप्लीमेंट लेने आया हूँ। हम लोग देखते हैं सीओ जिन लोगों को ऑर्डर दे रही होती है, उसमें से एक होता है संगुक। संगुक हमेशा ही की तरह ली से चिढ़ा होता है। वहाँ पर खड़ी हुई दूसरी पर्सन होती है एक लड़की, जो कि ली को आइडेंटिफाई कर रही होती है। वो उसको देखकर समझ जाती है कि ये वही है जिसने कि अनलकी इवेंट को क्लियर किया था। सीओ ली से पूछती है मैंने ऐसा कुछ सुना है कि तुम्हें डंस रेबेलियन की अचीवमेंट मिली है, क्या ये बात सही है। ली कहता है बिल्कुल। उसकी ये बात सुनते ही बाकी दोनों लोग जो जा रहे होते हैं वहीं पर ही फ्रीज हो जाते हैं। सीओ कहती है तुम्हारी यही अचीवमेंट काफी ज्यादा बड़ी है, लेकिन तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी है जिसको तुम एक लंबे समय से छुपा के रख रहे हो। ली कहता है क्या मेरे पास नहीं, मैं तो कुछ नहीं छुपा रहा। सीओ कहती है मैं तुम्हारे ऊपर काफी लंबे समय से नजर रख रही थी और मैंने एक स्ट्रेंज चीज नोटिस की है, जो कि ये है कि अगर कोई भी चीज होने वाली होती है तो तुम्हें उसके बारे में किसी तरीके से पहले ही पता चल जाता है। और मुझे तो तुम्हें देखने से ऐसा भी लगता है कि तुम्हारा एम हम लोगों से अलग है। ली बात घुमाते हुए कहता है मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रही हैं। तभी वहाँ पर ली के लिए बटालियन रूम से बुलावा आ जाता है। सीओ कहती है इस बार तुम्हारी टाइमिंग पूरी तरीके से परफेक्ट थी, लेकिन तुम हर बार अपने पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। और मेरी ये चीज बिल्कुल अपने दिमाग में रख लेना, मुझे तुम्हारी असलियत के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन मैं हर समय तुम्हारे ऊपर नजर रख रही हूँ। तभी ली बटालियन ऑफिस की ओर निकल जाता है। ऑफिस के अंदर से कुछ आवाजें आ रही होती हैं। नहीं, तुम बिल्कुल गलत मत समझना, मैं वैसी आवाजों की बात नहीं कर रहा। एक्चुअली में उसके अंदर से बहस करने की आवाजें आ रही होती हैं, जहाँ पर कोई कह रहा होता है
आखिर ये किस तरीके का टेस्ट है? अगर आप उन सभी लोगों को वहाँ पर भेजेंगे तो वो सभी के सभी मर जाएंगे। तभी ली वहाँ पर अंदर चला जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर बटालियन कमांडर अकेला नहीं होता, वहाँ पर ब्रिगेडियर जनरल भी होते हैं और वही दोनों लोग इसके आने से पहले वहाँ पर बहस कर रहे थे। ब्रिगेडियर जनरल कहता है, ओ तो तुम आ ही गए, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ टाइम पहले सेंट्रल एरिया में एक रेड गेट ओपन हुआ था और वहाँ पर रेड करने का राइट सिर्फ और सिर्फ ब्लू फ्लावर गेट को था और उन लोगों ने वहाँ पर रेड भी किया। लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर गए उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में और किसी को कुछ भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि वहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। वही हम लोगों को दिखाया जाता है कि ब्लू फ्लावर गेट के साथ क्या हुआ था। हम लोगों के सामने होते हैं ब्लू फ्लावर गेट के लोग जो कि रेड करने आए होते हैं, बट सभी के सभी लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। जो उनका वहाँ पर लीडर होता है वो उन सभी को समझाता है कि तुम लोग एक गिल्ड के मेंबर हो तो आखिर तुम एक दूसरे पर अटैक क्यों कर रहे हो, पर वो लोग उसके ऊपर भी अटैक कर देते हैं और थोड़े से स्ट्रगल के बाद सभी मिलकर उसको भी हरा देते हैं और वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचता। जनरल बताता है कि ब्लू फ्लावर गिल्ड की वो रेड वहाँ पर पहली रेड नहीं थी। एक्चुअली ब्लू फ्लावर गिल्ड अपने लोगों को 3 बार वहाँ पर भेज चुकी है, बट हर बार वहाँ से कोई भी वापस नहीं आ पाता। इसीलिए इस गेट को ट्रबल रैंक 3 का गेट बताया गया है। देखो, जब किसी गेट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रेड करती है और वहाँ पर 3 बार से भी ज्यादा बार रेड कर चुकी होती है, लेकिन उसके बाद भी उनको सक्सेस नहीं मिलती, जिसके चलते वहाँ पर एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को जाने के लिए चांस मिल जाता है। ऐसे ही गेट को कहा जाता है ट्रबल रैंक 3 का गेट। जनरल की बात सुनकर ली बहुत गंदे तरीके से चौंक जाता है, क्योंकि उसको इस तरीके के इंसिडेंट के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं था। जनरल उसको उसके डिटेल बताता है। इस गेट में लेवल 18 से ज्यादा के लोग नहीं जा सकते, इसमें मैक्स टू मैक्स सिर्फ और सिर्फ 30 लोग ही जा सकते हैं। और हाँ, ये एक ज़ॉम्बी डंजन है और इस डंजन से बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, जो कि है डंजन को क्लियर करना। डंजन को क्लियर करे बगैर वहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। ली जैसे ही ज़ॉम्बी डंजन के बारे में सुनता है वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। वो सोच रहा होता है, क्या क्या अब इसने, ये एक ज़ॉम्बी डंजन है तो क्या इस डंजन का बॉस नेक्रोमैंसर है? जनरल कहता है, देखो बेवकूफ, ब्लू फ्लावर गेट ने अपने काफी सारे लोगों को इस डंजन में खो दिया है, बट उसके बाद भी हम लोगों को इस डंजन में अपने सोल्जर्स भेजने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम इस काम के लिए बिल्कुल सही आदमी हो। बटालियन कमांडर उनके ये फैसले की वजह से खुश नहीं होता, इसी वजह से वो उनको बीच में कुछ बोलने वाला होता है, बट जनरल उसको शांत करा देता है और उसकी बातों से ऐसा भी लग रहा होता है कि उसने ली से कुछ बातें छुपाई हैं। बटालियन कमांडर ली से पूछता है, तो क्या तुम इस डंजन को क्लियर कर सकते हो? ली सोच रहा होता है, मैंने अपनी पास्ट लाइफ में इस डंजन के बारे में कभी भी नहीं सुना, क्योंकि ये कभी खुला ही नहीं था। लेकिन वही दूसरी तरफ ये एक ज़ॉम्बी डंजन है, इसका मतलब ये है कि ये कहीं न कहीं से नेक्रोमैंसर से कनेक्टेड है, इसीलिए वो वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाता है। ली का फैसला सुनकर बटालियन कमांडर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और वही दूसरी तरफ जनरल काफी खुश होता है। ली कहता है, मैं वहाँ पर जरूर जाऊंगा, बट मैं अपने करंट वेपन के साथ उसको क्लियर नहीं कर सकता, इसलिए वहाँ जाने के लिए मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो कि मेरे बहुत ज्यादा काम आ सके। वो जनरल से कहता है, मुझे वो वेपन चाहिए जिसके बारे में मैंने आपसे लास्ट टाइम बात की थी, आपका फेलनॉट। अगर आप मुझे वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो मैं भी इस रेड को पूरी तरीके से सक्सेस कर लूंगा। मतलब कसम से, इसने क्या लोमड़ी वाला दिमाग पाया है, और ऐसा इसके पास दिमाग होगा भी क्यों ना, क्योंकि ये तो एक एमसी है। देखो, अगर आपको फेलनॉट के बारे में नहीं पता है, ये एक ऐसी एरो है जो कि कभी अपना निशाना नहीं चूकती और इसीलिए ये बहुत खास वेपन है। मतलब अगर एक बार आपने इसको ऑर्डर दे दिया कि इस बंदे को मारना है तो वो उसको मार ही के मानेगा। बट इसका एक ड्रॉबैक भी है कि इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है, और अगर ये एक बार यूज हो गया तो ये पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, अगर आपने हिंदू माइथोलॉजी की महाभारत पढ़ी होगी या कहीं देखा भी होगा तो उसमें कर्ण के पास कुछ ऐसा ही वेपन था जो कि पूरी तरीके से इससे सिमिलर था। चलो, शायद से मैं कुछ ज्यादा ही ऑफ टॉपिक चला गया। ली ने इस वेपन को ब्रिगेडियर जनरल से इस वजह से मांगा होता है क्योंकि उसको भी पता था कि जनरल इस वेपन को अपने पास बहुत टाइम से रखे हुए हैं ताकि ये सही वक्त आने पे उसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन अगर ये वेपन मेरे पास होगा तो पासा पूरी तरीके से पलट जाएगा, क्योंकि मैं मेटल्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। इसी वजह से मैं जितनी बार चाहूँ उतनी बार इस वेपन को यूज कर सकता हूँ। ली की डिमांड सुनकर पहले तो जनरल चौंक जाता है, बट वो बाद में एक बहुत क्रीपी स्माइल करते हुए कहता है, तो ये तो बिल्कुल डील के तरीके है, मैंने सही कहा ना, लेकिन ये तुम्हारी डिमांड कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं हो गई? ली भी स्माइल करते हुए कहता है, जितना बड़ा रिस्क उतने बड़ी डिमांड। ली सोच रहा होता है, नॉर्मली इस तरीके के डंजन में सिर्फ और सिर्फ एलीट प्लेयर्स को ही भेजा जाता है, बट जनरल शायद से मुझे इस वजह से इस डंजन में भेज रहे हैं क्योंकि उनके ब्लू फ्लावर गिल्ड के गिल्ड मास्टर जियो के साथ एक काफी बड़ी राइवलरी है, और अगर मैं इस रेड में सक्सेसफुल हो जाता हूँ तो फिर हर जगह ये बात फैल जाएगी कि हमारे यहाँ का एक आम सोल्जर ही एक एलीट सोल्जर के बराबर पावरफुल है, और जो कारनामा ब्लू फ्लावर गिल्ड के एलीट लोग नहीं कर पाए वो हमारे बटालियन के एक नॉर्मल सोल्जर ने कर दिखाया। और
इतनी वजह काफी है जनरल को मेरी डिमांड को पूरा करने के लिए। और ऐसा ही होता है, जनरल उसको फेलनॉट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ली उसको सुनकर बिल्कुल खुश हो जाता है क्योंकि ये तो उसके लिए बिल्कुल सोने पे सुहागा हो गया। उसको सिर्फ और सिर्फ इसका फेलनॉट चाहिए था, बट उसके साथ साथ उसका प्रमोशन भी हो जाएगा। एंड तभी सीन चेंज होता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं ली के सबऑर्डिनेट्स को, जिन लोगों ने मिलकर एक ड्रैगन को मार दिया होता है, लेकिन उनकी हालत भी काफी ज्यादा खराब होती है। तभी वहाँ पर ली आ जाता है जिसको देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। पाक कहता है हम लोग फालतू में इतना ज्यादा डर रहे थे, लेकिन सी रैंक ट्रेनिंग ग्राउंड हमारे लिए इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। अब शायद से हम लोग सारे मिशंस को पार कर सकते हैं। बट पाक की बात पूरी होने से पहले ली एक क्रीपी से स्माइल करता है और उससे कहता है सभी के सभी लोग अपने आर पर पहन लो। सब लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया होता क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा थके होते हैं और अभी अभी उन लोगों की ट्रेनिंग खत्म हुई है। फिर तुरंत ही आखिरकार कॉर्पोरल ली ऐसा करने को क्यों कह रहे हैं। ली कहता है सपोर्ट स्क्वाड, हम लोग अपनी जिंदगी की पहले सोलो डिप्लॉयमेंट में जा रहे हैं। जिसको सुनते ही सबकी फट के हाथ में आ जाती है। तभी देखते ही देखते 2 दिन का समय बीत चुका होता है। हम लोग देखते हैं सारे लोग अपने मिशन पे जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी ली सब लोगों को बुलेट्स की मैग देते हुए कहता है हम लोग जिस डंजन में जा रहे हैं वो कोई आम डंजन नहीं है, वो है एक ज़ॉम्बी डंजन। इसीलिए हम लोग आम बुलेट से उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये सारी बुलेट्स को होली वाटर में डुबाया गया था। और हाँ, एक चीज ध्यान रहे, होली वाटर की वजह से इन बुलेट्स का रिकॉइल भी काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो इनको ध्यान से इस्तेमाल करना। ये एक आम डंजन नहीं है, इसीलिए तुम सभी के सभी लोगों के लिए जिंदगी मौत का सवाल है। सब लोग उसकी बातों को समझ जाते हैं। पाको से पूछता है क्या आपने फेलनॉट ले लिया। ली कहता है बिल्कुल, तुम उसकी चिंता मत करो। हम लोग देखते हैं उसने फेलनॉट को अपने स्लीव्स के अंदर रखा होता है। देखते ही देखते सभी लोग अपनी मंजिल में पहुंच जाते हैं। वो लोग गाड़ी से उतार रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक ऑफिशियल आता है जो कि ली से कहता है रेड के अंदर जाने से पहले हम लोगों को सबसे पहले ऑपरेशन मीटिंग में जाना है, इसीलिए मुझे फॉलो करो। एंड ली वहाँ से चला जाता है। तभी ली के स्क्वाड का एक बंदा कहता है मिनाटे, ब्लू फ्लावर ब्रिगेड के लोगों को देखो, उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो लोग हमारे यहाँ आने से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तभी हम लोगों को ब्लू फ्लावर ब्रिगेड की कन्वर्सेशन सुनाई देती है। यहाँ पर एक बंदा अपने लीडर से कह रहा होता है सर उधर देखिए, वो लोग ये एमटी के सपोर्ट गिल्ड के मेंबर्स हैं और तो और ये इन लोगों का पहला सोलो मिशन है। इसका मतलब हम लोगों को साफ साफ पता है ये पूरी तरीके से लूजर्स हैं। अब तो हम लोगों का काम और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और तो और तब क्या होगा जब उनको ऑपरेशन रिट्रीवल के बारे में पता चलेगा। उनका लीडर कुछ सोते हुए कहता है अपना मुंह बंद रखो। उन सब की बातें ली सुन चुका होता है, उसको भी ऑपरेशन रिट्रीवल के बारे में कुछ शक हो चुका होता है। उनका लीडर कहता है हम लोग जैसे ही अंदर जाएंगे एएमटी का हम लोगों का रास्ता बिल्कुल अलग हो जाएगा। एक बंदा कहता है अगर ऐसा होगा तब तो एएमटी की ये सोल्जर्स मर जाएंगे। वो कहता है उससे हम लोगों को क्या, वैसे भी जो रेड में आना चाहता है उसको अपनी जान की भी फिक्र होनी चाहिए। हम लोग देखते हैं उनकी बिल्डिंग के अंदर जा चुका होता है और वो जैसे ही गेट खोलता है वो वहाँ पर पाता है यूहाना को और वो रूम पूरी तरीके से खाली होता है। यूहाना के अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जो बात ली को घटा करी होती है क्योंकि उससे ऐसा कहा गया था कि यहाँ पर एक मीटिंग चल रही है। यूहाना कहती है ओ मुझे लगा ही था कि यहाँ पर तुम ही आओगे। वैसे तुमने जब पिछली बार मेरा बिजनेस कार्ड लिया था तब तुमने ऐसा बताया क्यों नहीं कि तुम एक एफ रैंकर हो। ली कहता है मैंने वो तो तुमसे नहीं मांगा था, तुमने वो खुद अपने मन से मुझे दिया था। यूहाना कहती है ठीक है पुरानी बातें भाड़ में जाएं, लेकिन तुम इस रेड में सिर्फ और सिर्फ एक साइड किक हो, तो इस वजह से जैसे हम लोग वहाँ पर अंदर जाएं तो तुम किसी भी तरीके की बेवकूफी मत करना। तुम सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की ही बात मानोगे। मैंने तुम्हें यही बताने के लिए यहाँ पर बुलाया था। लिए उसकी बात काटते हुए कहता है सुनो हमारे पास भी तुम लोगों के बराबर ही राइट्स हैं। हम लोग इस रेड के अंदर अपनी मनमर्जी भी कर सकते हैं। मैंने सही कहा ना। यूहाना कहती है। यूहाना उसके मजे लेते हुए कहती है ओ तो आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम वहाँ पर सीधा सीधा बॉस से फाइट करने लगोगे? देखो मुझे पता है एफ रैंकर के हिसाब से तुम्हारी स्किल्स और गट्स दोनों ही ज्यादा हैं, लेकिन ली वापस उसकी बात काटते हुए कहता है आखिर हम लोग बॉस से फाइट क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम इस बात से डरती हो कि हम लोग इस रेड को जीत जाएंगे? उसकी बात सुनकर यूहाना जोर जोर से हंसने लगती है एंड कहती है तुम्हें क्या लगा तुम जैसे पिछली बार सोल स्टेशन में लकी थे इस बार भी वैसा ही होगा? नहीं, लक एक बार साथ देता है ना कि हर बार। लिए उसके पास आते हुए कहता है मैंने सियोल स्टेशन के बॉस को क्लियर किया था, लेकिन इस वजह से नहीं क्योंकि मेरा लक अच्छा था, बल्कि इस वजह से क्योंकि मैं वो कर सकता था। यूहाना कहती है ओ तो तुम्हें मरने की इच्छा हो रही है। अगर ऐसी ही बात है तो तुम लोग पहले ही अंदर क्यों नहीं चले जाते? बट उसके मुंह से ये बात बहुत जल्दबाजी में निकली होती है। इसी वजह से वो कहती है जो मैंने अभी बोला वो भूल जाओ। इस साल के टॉप 100 प्रोस्पेक्ट में से 3 हम लोगों का साथ देने वाले हैं, तो तुम हम लोगों के रास्ते में आने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन शायद से यूहाना को ये नहीं पता है कि उसके पास फेलनॉट है। उसको जब पता चलेगा ना तब हम लोगों को बहुत मजा आने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ली को, जो कि थोड़ी देर पहले यूहाना के हड़बड़ाने की वजह से कुछ सोच में पड़ चुका होता है। उसको ये चीज का आभास हो चुका होता है कि इस रेड में कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है। वो यूहाना से कहता है
डिपार्टमेंट हेड यूहाना। यूहाना कहती है मेरा नाम कैथरीन है। ली कहता है तो फिर ठीक है कैथरीन, अगर आपको अपने ऊपर इतना ज्यादा घमंड है तो आप मुझसे शर्त क्यों नहीं लगाती हैं? अगर हम लोगों ने मॉन्स्टर को ब्लू फ्लावर गेट से पहले ही पकड़ लिया तो आप मुझे वो दोगी जो कि मैं चाहता हूँ। एक सेकंड, व्हाट द फक, ये क्या चाहता है? नॉटी हो रहा के? कैथरीन कहती है और अगर मैं जीती तो तुम जिंदगी भर मेरी बातें मानोगे। तो क्या ख्याल है, हम लोग शर्त लगा ले क्या? लियो उसके बिल्कुल पास आते हुए कहता है तो शर्त लग गई। देन तभी सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं ब्लू फ्लावर गिल्ड को जो कि रेड में पहले जा रहा होता है। सभी के सभी लोगों ने अपनी शील्ड अप कर ली होती है। उनका लीडर कह रहा होता है हम लोग एंट्री जोन से बहुत ज्यादा दूर चले जाएंगे ताकि जब ये लोग हम लोगों के पीछे आए तो ये अकेले पड़ जाएं और वहीं पर ही मर जाएं। इसीलिए भागने के लिए तैयार हो जाओ। और उनके जाने के ठीक 3 मिनट बाद एम्प्टी सोल्जर्स भी अंदर जाएंगे। ली मिनाटिस कहता है क्या तुम डर रहे हो? मिनाटी कहता है नहीं। ली कहता है अच्छी बात है। वो सभी लोगों से रेडी होने को कहता है। फिर उन लोगों को अंदर जाने के ऑर्डर्स दे देता है। वो लोग आंखें बंद करके अंदर चले जाते हैं। बट जैसे ली आंखें खोलता है वो अपने सामने का नजारा देखकर हैरान हो जाता है। वो देखता है वो जो ब्लू फ्लावर गिल्ड का लीडर अंदर गया होता है वो पूरी तरीके से ज़ॉम्बी में बदल चुका होता है और अपने सोल्जर को खा रहा होता है। वो लोग चारों तरफ का नजारा देखते हैं। हर तरफ सभी के सभी लोग आपस में ही लड़ रहे होते हैं और ज़ॉम्बीज़ आम लोगों को खा रहे होते हैं। तभी ब्लू फ्लावर गिल्ड के एक मेंबर टीम लीडर को बुलाता है। बट जैसे वो उसकी शक्ल देखता है वो पाता है कि वो भी ज़ॉम्बी बन चुका है और टीम लीडर देखते ही देखते उसके ऊपर झपट्टा मार देता है और उसको वहीं पर ही खाने लगता है। हम लोग देखते हैं थोड़ी दूरी पे एम्प्टी सोल्जर्स होते हैं और वो काफी ज्यादा शांत होते हैं। वो किसी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं बट तभी उनके रास्ते में कुछ आ जाता है और हम लोग देखते हैं वो होता है एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर जिसके सामने ये लोग सिर्फ और सिर्फ कीड़े मकोड़ों के ही बराबर लग रहे होते हैं। वो इन लोगों को देखते ही अपने हाथ उनकी ओर बढ़ा देता है। हम लोगों को पता चलता है ये होता है बॉस मॉन्स्टर ज़ॉम्बी किंग। ली सब लोगों से उसके ऊपर गोली चलाने को कहता है। सब लोग ऐसा ही करते हैं बट हम लोग देखते हैं सब लोगों की गोलियां ज़ॉम्बी किंग तक नहीं पहुंच पा रही होती, जिसको देखकर ली समझ जाता है कि वहाँ पर किसी तरीके का बैरियर है। तभी वो टुयांग से कहता है अभी। हम लोग देखते हैं टुयांग उसके बगल में ही खड़ा होता है और वो ली के इशारे के साथ ही ज़ॉम्बी किंग के हेड पर एम करता है। देन तभी सीन चेंज होता है। हम लोगों को दिखाई जाती है इनकी 2 दिन की ट्रेनिंग जो कि इन लोगों ने रेड में आने से पहले की थी। यहाँ पर एक बंदा ली से पूछता है पावरफुल मॉन्स्टर्स में हम लोगों की गोलियों का ज्यादा असर नहीं होगा क्योंकि हम लोग उतने ज्यादा पावरफुल नहीं है। इसीलिए मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया है आखिर हम लोग ये ट्रेनिंग कर ही क्यों रहे हैं? ली कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा। हालांकि हमारी बुलेट्स होली वाटर में भी डूबी हुई हैं, लेकिन फिर भी डेंजर के हायर मॉन्स्टर्स के ऊपर हमारी बुलेट का ज्यादा कुछ असर नहीं होगा। हमारी बुलेट उनके लिए बिल्कुल वैसे ही होंगी जैसे हमारे लिए रबर की बुलेट। अब तुम लोगों के दिमाग में ये चीज चल रही है कि अगर हमारी बुलेट से मॉन्स्टर्स पे असर नहीं होगा तो फिर हम लोग ये बुलेट का यूज क्यों कर रहे हैं और आखिरकार हम लोग गन्स ही क्यों ले जा रहे हैं? तो उसका आंसर ये है हम लोग असॉल्ट के लिए गन इस वजह से ले जा रहे हैं क्योंकि हमें उसकी आवाज चाहिए। ये बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। ली कहता है ज़ॉम्बी उसके पास सोचे समझने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग हम लोगों की आवाज वगैरह सुन सकते हैं और बुलेट्स की आवाज कुछ ज्यादा ही होती है। इसकी वजह से सारे ज़ॉम्बीज़ आपस में ही हड़बड़ा जाएंगे और हम लोगों के लिए उनसे पीछा छुड़ाना ज्यादा आसान हो जाएगा। एक बंदा कहता है क्या होगा अगर हम लोगों का प्लान फेल हो जाए और ज़ॉम्बीज़ को हम लोगों का प्लान बिल्कुल समझ में आ जाए? ली कहता है तो फिर हम सभी के सभी लोग खुद ही ज़ॉम्बी बन जाएंगे और हम लोगों का खेल वही खत्म। तभी टाइम आता है प्रेजेंट सीन पे जहाँ पे टियोंग पूरी तरीके से ली के प्लानों पे चल रहा होता है और हम लोगों को पता चलता है टियोंग होता है एक स्नाइपर और उसका एम ज़ॉम्बीज़ का हेड नहीं होता बल्कि होता है ज़ॉम्बी बॉस का कान और बाकी सबका एम भी देखते ही देखते उसका कान बन जाता है। तभी ली मिनाटे से कुछ इशारे करता है जिसके चलते मिनाटे अपने पास से कुछ ग्रेनेड आंखों को फेंक देता है और उन ग्रेनेड्स में किसी तरीके की इंचैंटमेंट लगी होती है। देखते ही देखते वो सारे ग्रेनेड्स ब्लास्ट हो जाते हैं बट उससे ज़ॉम्बी बॉस का कुछ नहीं होता क्योंकि जो ज़ॉम्बी किंग होता है वो अपनी बॉडी को धुएं में बदल लेता है और उड़ते हुए अपनी आर्मी के पास पहुंच जाता है। देखते ही देखते ज़ॉम्बीज़ की आर्मी लोगों पर अटैक कर देती है। तभी ली 3-4 लोगों को अपनी मैगजीन चेंज करने को कहता है और वो लोग ऐसा जैसे ही करते हैं वो उनकी गन्स को कंट्रोल करने लगता है और अकेले ही सारे ज़ॉम्बीज़ पे अटैक कर देता है। उसके अटैक की वजह से ज़ॉम्बीज़ को काफी ज्यादा डैमेज पहुंच रहा होता है। तभी हम लोगों को नजर जाती है एम्प्टी के एक और मेंबर पे और उसका ट्रेड थीफ होता है और वो एक ज़ॉम्बी के पास एक रेयर वेपन देख लेता है। हम लोग देखते हैं ज़ॉम्बी किंग वहां से निकलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन टीम ग्रेनेड्स का यूज करके सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देती है। सब लोग इसी वजह से काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन लोगों की जान बच गई है। हालांकि उसके चलते वो काफी ज्यादा थक भी चुके होते हैं, उनके पास ज्यादा कुछ
काम करने की जान नहीं बची होती। ली सोच रहा होता है हालांकि अभी के लिए हम लोगों ने अपने प्लान के चलते ज़ॉम्बी से पिज्जा छुटा लिया है, लेकिन यहाँ पर कोई चीज तो गलत हो रही है क्योंकि यहाँ पर इतने ज़ॉम्बीज नहीं थे जितना मैंने सोचा था। और तो और जब बॉस मॉन्स्टर अपीयर हुआ था तो जब उसका नाम नोटिफिकेशन विंडो पे आया था तो वो डिस्टॉर्टेड था। आखिर ऐसा क्यों था? वो अपने टीम मेंबर से कहता है तुम लोग अपना गार्ड डाउन मत करो क्योंकि गेट अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है। हम लोग देखते हैं उनसे काफी दूरी पे एक ऊंचाई से एक बंदा उन लोगों को देख रहा होता है। वो बंदा काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रहा होता है। उसके कपड़ों को देखने से तो ऐसा लग रहा होता है कि वो इंसान है, लेकिन फिर भी उसकी अपीयरेंस बिल्कुल इंसानों वाली नहीं लग रही होती। वो ली की टीम की स्किल्स को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस लग रहा होता है और एक क्रीपी से स्माइल भी कर रहा होता है। हम लोग देखते हैं एमटी की टीम को जो कि सारी जगह को अच्छे सर्च कर चुके होते हैं। ली को ये जगह काफी ज्यादा अजीब लग रही होती है क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके की फैसिलिटीज नहीं है और न ही उसको और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज दिख रहे हैं। तभी उसको एक मेटल की प्रेजेंस अचानक से शो होने लगती है और वो काफी तेजी से मूव कर रहा होता है। ली उसी तरफ को अपनी चाकू फेंक देता है एंड हम लोग देखते हैं ये होता है ब्लू फ्लावर गिल्ड का एक मेंबर। उसका चाकू लगने ही वाली होती है लेकिन वो चिल्ला रहा होता है मुझे छोड़ दो, मैं इंसान हूँ। मैं इस वजह से छुप रहा था क्योंकि मुझे लगा था तुम लोग ज़ॉम्बीज हो। और ये होता है वही बंदा जिसको कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था। ली उसको देखकर अटैक करने से रुक जाता है। वो एमटी की टीम से खाना और पानी मांगने लगता है। वो लोग उसको खाने को दे देते हैं। वो बंदा इन लोगों को बताता है कि जब यहाँ पर फर्स्ट टाइम रेड हुई थी तो ब्लू फ्लावर गिल्ड को पता चला था कि यहाँ पर आर्किलियस का स्पीयर भी है और इसीलिए बार बार हम लोगों को रेड के लिए भेजा जा रहा था क्योंकि हम लोगों का मेन मोटिव रेड को क्लियर करना ही नहीं था बल्कि हम लोगों को आर्किलियस के स्पीयर चाहिए था। उसकी ये बात सुनते ही ली सारा माजरा समझ जाता है। वो कहता है अच्छा ऐसी बात है। तो इसी वजह से यूहाना काफी ज्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि यहाँ पर स्पीयर ऑफ अकीलियस है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर वो स्पीयर क्या कर रहा है। वो बंदा बताता है कि यहाँ की फर्स्ट रेड में चेयरमैन का ग्रैंडसन आया था और वो इस रेड को क्वालिफाई करने में फेल्ड हो गया और वो जब यहाँ पर आया था वो अपने साथ स्पीयर ऑफ अकीलियस भी लाया था। तभी हम लोग देखते हैं थोड़ी दूर पर खड़े हुए उसी बंदे को जो कि लगातार उनके ऊपर नजर रख रहा होता है। आखिर ये सब क्या चल रहा है? मुझे लगा था इस बार मुझे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, लेकिन ये लोग बेशर्मों की तरह सिर्फ और सिर्फ आपस में बात ही कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो मुझे खुद ही इन लोगों के मजे लेने पड़ेंगे। वो ये कहने के साथ ही अपने पीछे कुछ मॉन्स्टर समर कर लेता है। तभी हम लोग देखते हैं ली को जिसको कि अचानक से काफी सारे मेटल सेंस होने लगते हैं और वो सारे मेटल धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं। पहले उसको 20 मेटल सेंस होते हैं, फिर 50, फिर 100, फिर 120 और वो इतने पे ही नहीं रुकते, वो और भी बढ़ रहे होते हैं। हम लोग देखते हैं उस सस्पिशियस बंदे ने अपने पीछे पूरी आर्मी बना ली होती है। ली समझ जाता है कि कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। इसी वजह से वो सब लोगों को ऑर्डर देता है कि वो सब लोग प्लान सी को फॉलो करें, जिसको सुनते ही वो सब के सब लोग अपना बैग निकाल लेते हैं और उसमें से कुछ पोशंस पीने लगते हैं जिसमें से कुछ एचपी पोशंस होते हैं एंड कुछ माना पोशंस। ली कहता है क्या सब लोग तैयार हैं? सब लोग कहते हैं हाँ। और जो ब्लू फ्लावर गिल्ड का मेंबर होता है वो कहता है आखिर तुम लोग क्या प्लान सी के बारे में बात कर रहे हो? मुझे भी तो बताओ यार, आखिर प्लान सी है क्या? पाक उसको बताता है हम लोग प्लान सी को फॉलो करने वाले हैं, यानी कि हम लोग यहाँ से काफी तेजी से भागने वाले हैं और अगर तुम्हें ज़ॉम्बी नहीं बनना तो तुम भी हम लोगों को फॉलो करो। तभी वो सभी के सभी लोग देखते ही देखते वहाँ से तेजी से भागने लगते हैं। उनकी और ज़ॉम्बी की पूरी फौज भी भाग रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं ली को जो कि एक जगह पर रुक जाता है और अपने बैग से मेटल्स की बॉल निकालने लगता है। देखो ये मेटल्स की बॉल देख के तुम लोग तो समझ ही गए होगे कि वो क्या करने वाला है। अगर नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ, वो यहाँ पर भसड़ मचाने वाला है। और तो और ये आम बॉल्स नहीं होती, इनमें किसी तरीके की एन्चेंटमेंट भी लगी हुई थी। ली सब लोगों से कहता है जल्दी यहाँ से हटो। वो बंदा काफी अच्छे से ये सब चीजें देख रहा होता है। उसको ऐसा लग रहा होता है कि ली ने सारे कॉमरेड्स को एक बेट के तरीके यूज किया है। फ्लावर गिल्ड का मेंबर कहता है लेकिन ये कैसा प्लान सी है? तुम लोग अपने लीडर को यहाँ पर छोड़ के भाग रहे हो। पाक कहता है कॉर्पोरल ली ने खुद अपने आप से ये टैक्टिक बनाई थी और मुझे पता है अगर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं तो सही ही कर रहे होंगे। हम लोग देखते हैं ली को जिसके आसपास चारों तरफ मार्बल्स ही मार्बल्स होती हैं और उसके सामने होती है ज़ॉम्बीज मॉन्स्टर की पूरी फौज। और हाँ ऑब्वियसली ये आम ज़ॉम्बीज नहीं होते, वो तो तुम लोग देख के ही समझ गए होंगे, ये होते हैं जायंट ज़ॉम्बीज। वो देखते ही देखते उन सभी ज़ॉम्बीज पे अटैक कर देता है। ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह बॉल्स ही बॉल्स होती हैं और वो उन मॉन्स्टर्स को मारती जा रही होती हैं। लेकिन उसका प्लान ये भी नहीं होता। जैसे ही वो सभी बॉल्स मॉन्स्टर्स के पास पहुंच गई होती हैं, वो एक एक करके उन सभी बॉल्स को अपने टेक्निक से ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ एक ही एक बॉल से हर एक मॉन्स्टर मरता जाता है। उसके चारों एक तरफ धमाके हो रहे होते हैं और मॉन्स्टर्स की लाशें पिसती जा रही होती हैं। वो जो बंदा ली के ऊपर नजर रख रहा होता है वो उसकी ये टैक्टिक को देख कर बिल्कुल हैरान हो जाता है एंड वो कहता है हाँ वो मेटल की बीट्स का यूज कर रहा है और वो आम बीट्स नहीं है, उसमें डिवाइन पावर्स है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे जैसे वो बीट्स ब्लास्ट हो रही हैं वैसे वैसे मॉन्स्टर्स पागल हो रहे हैं क्योंकि वो सभी के सभी साउंड
इमोशंस को लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव है। अच्छा एक चीज तुम लोगों ने नोटिस किया, अब मुझे इस बंदे की शक्ल पूरी तरीके से ली की तरीके लग रही है भाई। अब पता नहीं तुम लोगों को ऐसा लग रहा हो कि नहीं लग रहा हो, लेकिन हाँ मुझे तो लग रहा है। फिर थोड़ी देर में हम लोगों को दिखाया जाता है ज़ॉम्बी किंग। उसके साथ साथ कुछ ज़ॉम्बीज की फौज भी होती है। हाँ मतलब जायंट ज़ॉम्बी से अब इस टाइम ली लड़ रहा है और शायद से इनको बैकअप देने के लिए ज़ॉम्बी किंग भी है। हम लोग देखते हैं ली लगातार उन मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और ये जो बंदा होता है ये भी लगातार मॉन्स्टर को समन भी कर रहा होता है। इस चीज को ली नोटिस कर लेता है। वो सोच रहा होता है आखिर वो कौन है, क्या वो किसी तरीके का विलन है। बट वो जब ध्यान से उसको देखता है वो हैरान हो जाता है एंड कहता है क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये वो है। तभी उसके ऊपर दो जायंट मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं और साथ से वो अटैक ली को कनेक्ट भी हुआ होता है क्योंकि हम लोगों को हवा में उसके आर्मर के चित्रे दिखते हैं। बट हम लोगों को पता चलता है वो अपने स्किल के कॉम्बो को यूज करके बच चुका होता है, लेकिन उसके बावजूद उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ चुका होता है और देखने में उसकी हालत काफी ज्यादा खस्ती भी लग रही होती है, जिसको देखकर विलन कहता है ओह तो इसकी औकात मुझे पता चल ही गई, मैंने तो इससे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रखा था। तभी वो और हम दोनों ही लोग कुछ अजीब देखते हैं और वो होते हैं काफी सारे मेटल के शार्ट्स यानी टुकड़े जो कि हवा में उड़ रहे होते हैं और ली ही उनको कंट्रोल कर रहा होता है। तभी फोकस जाता है ली पर जो कि इंस्टेड सिर्फ बीच पे अटैक कर देता है एंड उसके अटैक का नाम होता है मेटल रेन। देखते ही देखते सारे नुकीले टुकड़े मॉन्स्टर्स की ओर बढ़ने लगते हैं। चारों तरफ बस ब्लेड ही ब्लेड दिख रही होती हैं और सारी ब्लेड मॉन्स्टर को चीरती जा रही होती हैं। तभी हम लोग देखते हैं थोड़ी दूर पर ज़ॉम्बी किंग को जो कि ज़ॉम्बी के फौज के साथ ही एम्प्टी के टीम की ओर बढ़ रहा होता है। फ्लावर गिल्ड के मेंबर कहता है आखिर ये कैसा प्लान है, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, हम लोग भाग क्यों रहे हैं और अगर हम लोग भाग ही रहे हैं तो तुम ग्रेनेड जमीन पर क्यों फेंक रहे हो, इससे तो हम लोगों की तरफ ज़ॉम्बीज आएंगे है ना। पाक कहता है तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया, हम लोगों के स्टार्टिंग से प्लान यही था कि हम लोग सारे ज़ॉम्बीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करें और किसी को भी कॉर्पोरेट ली की ओर नहीं जाने दें। और ये चीज विलन को भी समझ में आ जाती है। वो कहता है अच्छा तो ये लोग जान बचा के नहीं भाग रहे हैं बल्कि इनका प्लान तो यहाँ पर रेड करने का है। इस बार का इनका जो लीडर आया है उसके साथ खेलने में तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। ली इसको देख के थोड़ा बहुत हैरान भी होता है क्योंकि वो इस टाइम हंस रहा होता है, उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये विलन कौन है और आखिरकार ये इस रेड में क्या कर रहा है, क्या ये वही है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। तभी उस विलन का स्नेक अपने मुंह से एक स्पीयर को निकालता है एंड वो विलन वो स्पीयर को पकड़ते हुए कहता है मैं बहुत बेसब्री से जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे खून का टेस्ट कैसा है, मैं इस स्पीयर को तुम्हारे खून में भिगो के रख दूंगा। उसको देख कर ली कहता है हे तुम जो भी हो सुनो, तुम बस और बस मेरे एक ही सवाल का जवाब दो, क्या तुम नेक्रोमेंसर हो। वो बंदा नेक्रोमेंसर का नाम सुनकर बिल्कुल चौंक जाता है। उसको रिएक्शन को देखने के बाद ली का शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। वो बंदा कहता है अगर तुम्हें बिना दर्द की मौत चाहिए तो मुझे बताओ कि आखिरकार तुम नेक्रोमेंसर को कैसे जानते हो, आखिर तुम हो कौन। ली देखता है कि उसके आसपास पड़े हुए ज़ॉम्बी वापस से जिंदा नहीं हो रहे होते, इसी वजह से वो समझ जाता है कि ये बंदा नेक्रोमेंसर नहीं है। वो उसे पूछता है चलो मैंने मान लिया तुम नेक्रोमेंसर नहीं हो बट तुम्हारे रिएक्शन को देखकर मुझे कुछ तो शक हुआ है, आखिर तुम मुझसे रिलेटेड कैसे हो। वो बंदा कहता है क्या तुम्हें ये चीज समझ में नहीं आ रही, तुम उस सिचुएशन में नहीं हो कि तुम मुझसे उल्टा सवाल पूछो, बल्कि मैंने तुमसे पूछा था आखिर तुम नेक्रोमेंसर को कैसे जानते हो। वो ये कहने के साथ ही ली के ऊपर रश कर देता है। उसका अटैक ली को कनेक्टिव होने वाला होता है बट ली अपने हाथों से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। विलन ये देखकर चौंक जाता है कि ली ने उसके स्पीयर के अटैक को सिर्फ और सिर्फ अपने खाली हाथों से ही कैसे रोक दिया। हम लोग देखते हैं इस चीज का कारण होता है वो हीरो क्रेट आइटम जो कि ली को सीओ स्टेशन से मिला था, जिसकी वजह से उसको दो स्किल भी मिली होती हैं। उनमें से एक होती है माना शील्ड और एक होता है सीक्रेट टैटू। ली सोच रहा होता है अगर मेरे पास ये एबिलिटीज ना होती तो इस अटैक से मेरा हाथ कब का दो हिस्सों में कट चुका होता। हम लोग देखते हैं एक झटके के साथ ही वो लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तभी विलन के पीछे से ली की ब्लेड आती है। इससे पहले कि वो विलन के कनेक्ट हो पाती, विलन अपने स्पीयर के साथ उसको काफी आसानी से अपने से दूर कर लेता है। आखिरकार तुम्हें क्या लगा तुम इन तुच्छ टेक्निक के साथ मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो। तभी ली अपने हाथों से कुछ इशारा करता है। हम लोगों की नजर जाती है उन आयरन के शार्ट्स पे जो कि अभी इस टाइम ज़ॉम्बीज की बॉडी में गड़ी हुई होती हैं और ली के सिर्फ और सिर्फ एक ही इशारे के साथ साथ सारी शार्ट्स उस विलन की ओर बढ़ने लगती हैं। बट तभी विलन का सांप विलन को चारों ओर से लपेट लेता है और सारी शार्ट्स को रोक देता है। विलन भी ली की स्ट्रेटेजी को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। ली भी उस विलन के रिफ्लेक्सेस को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो दोनों ही एक साथ बोलते हैं आखिरकार तुम इस गेट के अंदर कैसे आए। हम लोग देखते हैं विलन के हाथ में कुछ शार्ट्स भी गड़ चुकी होती हैं। ली उसकी शार्ट्स को नोटिस करता है एंड सोच रहा होता है क्या ये डिवाइन शार्ट्स उसकी स्किन को जला रही हैं। इसका तो मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही हुआ, ये एक प्लेयर डिवोरिंग प्लेयर है जिसे कहा जाता है वैम्पायर। वैम्पायर्स वही ट्राइब है जिसने मेरी पिछली जिंदगी में एम्प्टी को खत्म कर दिया था। हम लोग देखते हैं वैम्पायर को जो कि अपनी बॉडी से सारे शार्ट्स को हटा चुका होता है एंड उसकी बॉडी डिवाइन पावर की वजह से अंदर से थोड़ी बहुत जल चुकी होती है, लेकिन उसके बाद भी उसके घाव धीरे धीरे करके भर जाते हैं। वैम्पायर ली से कहता है तो अब मुझे पता लग गया है तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं देने वाले, तो अब तुम्हारी मौत का समय आ चुका है। ली की नजर उसके स्पीयर पे जाती है एंड वो उसको देखकर ये समझ जाता है ये स्पीयर कोई आम स्पीयर नहीं है, ये एक हीरो रैंक स्पीयर है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही हुआ, यही है द स्पीयर
ऑफ अकेलियस। अगर किसी ने भी इसकी पावर्स पूरी तरीके से एक्टिवेट कर ली तो मैं सीक्रेट आर्मर और स्टील बॉडी का फ्यूजन भी बेकार हो जाएगा, और उसके बाद अगर मैंने इसके अटैक को डॉज नहीं किया तो मैं वहीं पर ही खत्म हो जाऊंगा। तभी हम लोगों को एक सिस्टम विंडो देखने को मिलती है, जिससे कि हम लोगों को पता चलता है ली के पोशन के इफेक्ट बहुत जल्दी ही खत्म होने वाला है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ करीब 2 मिनट ही बाकी होते हैं। तभी वो अपने स्लीव से फेनलॉर्ड को निकालने लगता है, क्योंकि अब उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा। तभी वैम्पायर अपने स्पीयर से ली के ऊपर अटैक कर देता है, और ली उसके अटैक से बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बच पाता है। तभी हम लोग उसके स्पीयर के अटैक का इम्पैक्ट देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है, और वो अपने रास्ते में आए वो सारी चीजों को चीरता जा रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं ली की वाटर शॉट को, जो कि पूरी तरीके से वैम्पायर के ऊपर होती है, और वो देखते ही देखते वैम्पायर के ऊपर फायर हो जाती है। बट वैम्पायर का स्नेक उसको इस अटैक से बचा लेता है। वैम्पायर उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था ये टुच्ची ट्रिक मेरे ऊपर असर नहीं करेंगी। उसका अटैक ली की ओर बढ़ता है, और इस अटैक की वजह से ली के शोल्डर पे लगा हुआ आर्मर कट जाता है। वो लगातार उस पर अटैक कर रहा होता है, और ली लगातार उसको डॉज करने की कोशिश कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है इसके ऊपर लॉन्ग डिस्टेंस का अटैक करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सारे अटैक्स को वो स्नेक रोक देता है। और वहीं दूसरी तरफ इसके पास है स्पीयर ऑफ अकेलियस, और जब तक वो उसके पास है तब तक उसके साथ क्लोज रेंज फाइट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तभी वैम्पायर उसके ऊपर सैकड़ों बीन्स फायर कर देता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कह रहा होता है, अगर तुम नेक्रोमैंसर को नहीं जानते तो तुम्हें उसका नाम कैसे पता? मैं तुमसे बस और बस अपने सवालों का जवाब चाहता हूँ। उधर ही सोच रहा होता है, मैं ये करना तो नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में मुझे उसका इस्तेमाल करना ही होगा, क्योंकि वो ही एक आखिरी चारा मेरे पास बचा है। एंड वो देखते ही देखते उछल कर एक गाड़ी के पीछे चला जाता है। वो कहता है, तुम जानना चाहते थे ना मैं कौन हूँ? तो सुनो, मैं एक सोल्जर हूँ। वैम्पायर कहता है, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? चुपचाप मेरे सवालों का जवाब। बट इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस पूरा कर पाता, वो अपने पैरों के पास कुछ पाता है, जिसको देखकर उसकी फट जाती है, और वो होती है एक लैंड माइन। देन तभी सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं जॉम्बी के ग्रुप को, जो किसी डायरेक्शन में बिल्कुल भागे जा रहे होते हैं, और वहीं छुपे होते हैं एम्प्टी के सोल्जर्स। तभी पार्क अपने हाथों में ग्रेनेड को ले लेता है, और उसके पिन खींचने ही वाला होता है। तभी फ्लावर गेट का बंदा उसके हाथों को रोक देता है एंड कहता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पर बॉस नहीं है, तो हम लोगों के पास भागने का सिर्फ और सिर्फ ये आखिरी मौका हो सकता है, और तो ली तो अभी तक मर भी चुका होगा। अब हम लोगों को भी छुप जाना चाहिए। पार्क कहता है, कॉर्पोरल ली ऐसे इंसान नहीं है जो कि इतनी आसानी के साथ फेल हो जाए। वो बंदा कहता है, आखिर तुम इतने ज्यादा श्योर कैसे हो? पार्क कहता है, क्योंकि अभी हम लोगों को वो सिग्नल नहीं मिला है। उस बंदे के दिमाग में कुछ भी घुस नहीं रहा होता। वो कहता है, एक सेकंड, क्या सिग्नल? कैसा सिग्नल? तभी हम लोग देखते हैं पास का सीन, जिसमें हम लोगों को पता चलेगा वो किस सिग्नल की बात कर रहा था। यहाँ पर ली पार्क के पास आता है और कहता है, यहाँ से निकलने से पहले यहाँ पर एक क्लेमोर की माइन छोड़ते जाना। पार्क पूछता है, क्या आप KM-18A1 की बात कर रहे हैं? वो कहता है, हाँ, और अगर वो माइन फट गई तो वो तुम्हारे लिए एक सिग्नल होगा कि मैंने अपना आखिरी चारे का यूज कर लिया है, और उस सिग्नल मिलने के बाद ही तुम अपने सारे मेंबर्स के साथ एक जगह पर छुप जाना। तभी हम लोग देखते हैं प्रेजेंट का सीन, जहाँ पर ली अपने इशारे से उस माइन को ब्लास्ट कर देता है, और हम लोगों को पता चलता है ये एक आम माइन नहीं होती। इसके अंदर होती है खूब सारी मेटल की बीड्स, जिनमें की डिवाइन एन्चेंटमेंट लगी होती है। वो सारी बीड्स वैम्पायर के ऊपर फायर हो जाती है। उसका सांप भी उस ब्लास्ट की चपेटे में आ जाता है। ली वापस अपने फेनलॉर्ड को देखने लगता है, और वहीं दूसरी तरफ वैम्पायर के पास से धूल छटती है। हम लोग देखते हैं वैम्पायर तो सही सलामत खड़ा होता है, बट उसका जो स्नेक होता है वो जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है। वैम्पायर कहता है, आखिर तुम्हें क्या लगा इन मेटल बीड से मैं मर जाऊंगा? तभी हम लोग देखते हैं ली की तरफ, जिसके हाथ में कुछ होता है और वो चमक भी रहा होता है। तभी वो देखते ही देखते वैम्पायर के ऊपर फेनलॉर्ड को शूट कर देता है। उसके अटैक का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वैम्पायर काफी दूर जाकर गिरता है। उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वो कहता है, आखिर वो इतना फास्ट कैसे है? मैं उसको उस वेपन का यूज करते हुए देख क्यों नहीं पाया? ली कहता है, तुम्हें क्या लगा मैंने वो माइन तुम्हारे लिए लगाई थी? नहीं, उसका टारगेट था तुम्हारा स्नेक, और ये एरो कोई आम एरो नहीं है, ये है मेरा ट्रम्प कार्ड। इसीलिए इसको निकालने की भी कोशिश मत करना, क्योंकि वो करना बेकार है। ये अब तुम्हारे सीने से तभी निकलेगी जब मैं उसको ऑर्डर दूंगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतने जल्दी मारने वाला नहीं हूँ। और हाँ, अब तुमसे सवाल पूछने की मेरी बारी है। एंड एपिसोड खत्म होता है यहीं पर, और साथ ही साथ इसके सारे एपिसोड भी खत्म होते हैं। आगे जैसे इसके और भी एपिसोड्स आएंगे मैं उनको भी एक्सप्लेन कर डालूंगा। और अगर वीडियो देखने में मजा आया हो ना तो एक लाइक भी छोड़ते जाना, एंड कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन देना भी मत भूलना। बाकी शेयर तो तुम लोग कर ही देते हो। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यू आर वॉचिंग एनिमे नेक्सस, साइनिंग आउट।